हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 18 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला फ्लोटिंग CNG स्टेशन कहां पर बनाया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाराणसी में रोपवे पर योगी कैबिनेट की मोहर लगा दी गई है, इसके निर्माण में कुल कितना खर्चा आएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 410 करोड़ रुपए। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 10 मंथ की PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की नवंबर महीने की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी के जरूरतमंद गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसानों, वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगजनों की पेंशन की राशि को बढ़ाकर के कितने रुपए प्रति माह कर दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1000 रुपए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार निम्न में से किसने संभाला है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जनरल MM नरवणे। यानी जो जनरल MM नरवणे हैं ये वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख हैं और इन्हें जो है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पदभार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट जल्द ही देश का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बन जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में विजय दिवस प्रतिवर्ष निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 16 दिसंबर को। और क्यों मनाया जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था तो उसमें भारतीय सेना ने 16 दिसंबर को पाकिस्तान की सेना को खदेड़ दिया था और जो पाकिस्तान की सेना थी उसने समर्पण कर दिया था। तो इसीलिए जो है 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी NTPC ने किस राज्य के सिमहाद्री में एकल ईंधन सेल आधारित हरित हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना की शुरुआत की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, डेटा एनालिटिक्स कंपनी YouGov के एक सर्वे के अनुसार विश्व के 20 सबसे प्रशंसनीय व्यक्तियों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। और दोस्तों, ध्यान रखना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इन्हें इस सर्वे में 8वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट बनने जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नोएडा में। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में देश के सबसे बड़े हेलीपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस हेलीपोर्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल पर बनाया जाएगा और ये नोएडा के सेक्टर 151A में 9.35 एकड़ में बनाया जाएगा और इस पर 43.13 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हेलीपोर्ट निर्माण के लिए ग्लोबल टेंडर के जरिए कंपनी की तलाश की जाएगी। इसका निर्माण करने वाली कंपनी को ही अगले 30 सालों के लिए इस हेलीपोर्ट का संचालन करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। नोएडा हेलीपोर्ट का निर्माण जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तर्ज पर किया जाएगा। इसके लिए जमीन नोएडा विकास प्राधिकरण ही उपलब्ध करवाएगा।
तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट ये कहां पर बनने जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट बनाया जाएगा। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो हेलीपोर्ट है ये पीपीपी मॉडल पर बनेगा। और कहां पर बनेगा, तो नोएडा के सेक्टर 151 यानी सेक्टर 151A में ये बनाया जाएगा। कितनी जगह पर, तो ध्यान रखना है 9.35 एकड़ जमीन पर। और अगर ये पूछा जाता है कि इसके लिए जो खर्चा है वो कितना होगा, तो 43.13 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस हेलीपोर्ट का निर्माण जो कंपनी करेगी, तो वही कंपनी अगले 30 सालों के लिए इस हेलीपोर्ट का संचालन भी करेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड ने किस राज्य के 9 शहरों में 350 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती के लिए 275 करोड़ रुपए उधार देने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश सरकार ने। पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के 9 शहरों में 350 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती के लिए 275 करोड़ रुपए उधार देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते पर ग्रीन सेल मोबिलिटी के साथ हस्ताक्षर किए गए, जो भारत और यूके की सरकारों द्वारा समर्थित एक ही मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है। बसों को कहां पर तैनात किया जाएगा, तो आगरा, मेरठ, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, मथुरा और जो भी उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर हैं वहां पर इन बसों को तैनात किया जाएगा। अब दोस्तों यहां पर जो एक वर्ड है ग्रीन सेल मोबिलिटी, तो ग्रीन सेल मोबिलिटी का मतलब क्या है, तो ये एक गतिशीलता प्लेटफॉर्म है। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि अभी जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड के साथ 9 शहरों में 350 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, स्किल इंडिया मिशन उत्तर प्रदेश के किस जिले में उम्मीदवारों के लिए एक विशेष रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज में। स्किल इंडिया मिशन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में सेमरा और यारना में उम्मीदवारों के लिए एक विशेष रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। यह संकल्प, यहाँ पर संकल्प का फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, संकल्प का फुल फॉर्म है। तो ये जो मिशन है ये संकल्प कार्यक्रम के तहत आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम आदर्श ग्राम कौशल शिविरों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि स्किल इंडिया मिशन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में सेमरा और यारना में उम्मीदवारों के लिए एक विशेष रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। और ये जो मिशन है वो संकल्प कार्यक्रम के तहत आयोजित किया जा रहा है। और दोस्तों ये जो संकल्प ये जो कार्यक्रम है ये क्या है, तो ये विश्व बैंक से ऋण सहायता के साथ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत एक कार्यक्रम है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि स्किल इंडिया मिशन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में सेमरा और यारना में उम्मीदवारों के लिए एक विशेष रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर प्रयागराज की बात है, तो प्रयागराज के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैप में देखेंगे प्रयागराज, तो यहाँ पर ये है मैप में प्रयागराज। ये उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों की सीमा को साझा करता है, तो आपको ध्यान रखना है चित्रकूट है, कौशाम्बी है, प्रतापगढ़ है और यहाँ पर जौनपुर है और इसके अलावा यहाँ पर है संत रविदास नगर और यहाँ पर है मिर्जापुर। तो ये वो जिले हैं जो कि प्रयागराज की सीमा को साझा करते हैं। और इसके अलावा जो प्रयागराज है ये किस राज्य की सीमा को टच करता है, तो आपको ध्यान रखना है ये मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। अब दोस्तों प्रयागराज से संबंधित और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रयागराज है ये गंगा यमुना के संगम पर स्थित है और इसका जो पुराना नाम था वो क्या था, तो इलाहाबाद। अभी इसे बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है। और इसका प्राचीन नाम देखा जाए तो प्रयाग है, जिसे मुगल सम्राट अकबर ने बदल करके इलाहाबाद रखा था। यानी अभी जो प्रयागराज नाम है इससे पहले इसका नाम क्या था, इलाहाबाद। और उससे पहले भी अगर देखा जाए तो इसका प्रयाग नाम था, जिसे मुगल सम्राट अकबर ने बदल करके इलाहाबाद कर दिया था। अब यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए हैं। कहाँ पर, प्रयागराज में। कौन कौन से, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर 1888 में
कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। और जो दूसरा हुआ है वो 1892 में हुआ है। कब हुआ है? 1892 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। और जो तीसरा हुआ है वो हुआ है 1910 में और इसके अध्यक्ष थे विलियम वेडरबर्न। तो ये 3 कांग्रेस के अधिवेशन हुए इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में। और दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि इलाहाबाद की कुलडी हवा से, नाम ध्यान रखना है कुलडी हवा, ये जो जगह है यहाँ से नवपाषाणिक पुरा स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो 18 से 58 से 1921 तक इलाहाबाद रही, यानी वर्तमान में जो प्रदेश की राजधानी है वो क्या है? लखनऊ। लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए तो 1858 से लेकर के 1921 तक उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो इलाहाबाद थी। और दोस्तों इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि प्रदेश में जो प्रथम रेलगाड़ी है वो कब चलाई गई थी और कहां से कहां तक चलाई गई थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, पहली रेलगाड़ी उत्तर प्रदेश में चलाई गई थी 1859 में। ये जो है पहली रेलगाड़ी है जो कि उत्तर प्रदेश में चलाई गई थी 1859 में। कहां से कहां तक? तो ध्यान रखना है इलाहाबाद से लेकर के कानपुर। कहां तक? इलाहाबाद से लेकर के कानपुर तक ये रेलगाड़ी चलाई गई थी उत्तर प्रदेश में पहली बार। और दोस्तों इलाहाबाद का यानी प्रयागराज का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है वो क्या है? तो ध्यान रखना है मूंज उत्पाद। ये इलाहाबाद यानी प्रयागराज का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको इलाहाबाद से रिलेटेड अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में निम्न में से किसने 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पूर्णिमा पांडे ने। पूर्णिमा पांडे ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में 16 दिसंबर 2021 को महिलाओं के 87 किलोग्राम से अधिक के भार वर्ग में 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। पूर्णिमा ने कुल 229 किलोग्राम यानी 102 किलोग्राम और 127 किलोग्राम का भार उठाकर पहला स्थान हासिल करने के साथ अगले साल होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। उन्होंने इस बीच कुल 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए और वो रिकॉर्ड कौन कौन से हैं? तो स्नैच में 2 रिकॉर्ड बनाए और इसके अलावा क्लीन एवं जर्क में तथा कुल भार वर्ग में 3 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो पूर्णिमा पांडे हैं इन्होंने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप है ये कहाँ पर आयोजित की जा रही है? तो ये उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित की जा रही है। कब से कब तक इसका आयोजन किया गया? तो ध्यान रखना है 7 से लेकर के 17 दिसंबर 2021 तक इसका आयोजन किया गया। कहां पर? तो ध्यान रखना है उज्बेकिस्तान के ताशकंद में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बिहार के। केंद्र सरकार ने बिहार राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने बिहार मखाना का नाम हाल ही में बदलकर मिथिला मखाना किया था। अब दोस्तों बिहार राज्य के कई और उत्पादों को जीआई टैग दिया गया, तो सभी आपको ध्यान रखने हैं, जैसे मधुबनी पेंटिंग है, कतरनी चावल है, मगही पान, सिलवा खाजा, शाही लीची और भागलपुरी जर्दालू को पहले ही जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। तो ये बिहार राज्य के वो उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग पहले ही प्रदान किया जा चुका है और अभी जो है बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है। अब दोस्तों जीआई टैग होता क्या है और इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं सभी हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जीआई का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है। इसे हिंदी में क्या कहेंगे? तो भौगोलिक संकेत इसे हिंदी में कहा जाता है। अब दोस्तों ये जो जीआई टैग है वो किसे दिया जाता है? तो जीआई टैग किसी क्षेत्र के उत्पाद की उत्पत्ति को पहचानने के लिए एक संकेत या प्रतीक के तौर पर दिया जाता है और इस जीआई टैग की मदद से वहाँ की कृषि, प्राकृतिक या निर्मित वस्तुओं की अच्छी गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाता है। अब दोस्तों जीआई टैग जो है ये वस्तु पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999 के अनुसार जारी किए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। और दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि जो जीआई टैग है वो किस मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं। अब दोस्तों जीआई टैग से संबंधित आपको एक क्वेश्चन ध्यान रखना है कि जो जीआई टैग है वो किसी उत्पाद को दिया गया
तो वो कितने वर्षों तक मान्य होता है? तो वो 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। जो जीआई टैग एक बार दिया जाता है तो वो 10 वर्षों के लिए मान्य होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जो भारत में सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था वो कब दिया गया था? तो ध्यान रखना है 2004 में भारत में सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। किसे दिया गया था? तो दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहला भारत में जीआई टैग दिया गया था 2004 में। तो ये जीआई टैग से रिलेटेड आपको सारे फैक्ट अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बिहार राज्य की बात है तो ये है मैप में बिहार की कैपिटल है पटना, बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं फागू चौहान। और बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है 40 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 16 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय शूटर को 2021 पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अवनी लेखरा को। भारतीय शूटर अवनी लेखरा को टोक्यो खेलों में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीतने के लिए 2021 पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान दिया गया। अवनी ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में भी कांस्य पदक जीता और खेलों के इतिहास में 2 पदक जीतने वाली वह पहली भारतीय महिला बनी। उन्हें इस उपलब्धि के लिए देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत की जो शूटर हैं अवनी लेखरा, नाम ध्यान रखना है अवनी लेखरा, इन्हें जो है टोक्यो खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान दिया गया है। और इनसे संबंधित जो रिकॉर्ड है वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि इन खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो ध्यान रखना है अवनी लेखरा, इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में 2 पदक जीते हैं। तो आपको नाम ध्यान रखना है अवनी लेखरा, जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में 2 पदक जीते हैं। कौन कौन से? तो एक स्वर्ण पदक जीता और एक कांस्य पदक जीता। और इसी उपलब्धि के चलते इन्हें जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से भी सम्मानित किया गया, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड का निम्न में से कौन सा खिलाड़ी 150 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें खिलाड़ी बन गए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्टुअर्ट ब्रॉड। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट फॉर्मेट में 150 मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें खिलाड़ी बन गए। इस मामले में उन्होंने श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर महिला जयवर्धने को पीछे छोड़ दिया। स्टुअर्ट ब्रॉड सबसे ज्यादा टेस्ट खेलने के मामले में इंग्लैंड के 3रे खिलाड़ी बन गए हैं। और उनसे पहले अगर देखा जाए कि इंग्लैंड में पहले और इनसे आगे इंग्लैंड में कौन सी खिलाड़ी हैं, तो ध्यान रखना है जेम्स एंडरसन, ये इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी हैं, यानी पहले नंबर पर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेले हैं। कितने? तो ध्यान रखना है 167। और दूसरे नंबर पर हैं एलिस्टेयर कुक, जिन्होंने 161 टेस्ट मैच खेले हैं। और अभी तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं स्टुअर्ट ब्रॉड। वहीं दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट खेलने के मामले में भारतीय लीजेंड सचिन तेंदुलकर टॉप पर काबिज हैं। वे 200 टेस्ट खेलने वाले दुनिया के अकेले क्रिकेटर भी हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट खेलने के मामले में किसके नाम पर रिकॉर्ड दर्ज है? तो ये भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के नाम पर ये रिकॉर्ड है, जिन्होंने 200 टेस्ट खेले हैं और ये दुनिया के अकेले ऐसे क्रिकेटर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेलजी खोरलो से सम्मानित करने का फैसला किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भूटान ने। भूटान सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेलजी खोरलो, ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो इसे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाएगा। और दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है कई देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग ने कहा कि पीएम मोदी ने पिछले कुछ सालों में बिना शर्त दोस्ती निभाई और कोरोना वायरस महामारी के दौरान बेहद मदद की है। अभी तक अगर देखा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन कौन से देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं, तो उनमें से है सऊदी अरब, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, रूस और मालदीव। ये वो देश हैं जो कि अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित कर चुके हैं। और अभी जो है भूटान देश ने भी सम्मानित करने की घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। और वो सम्मान कौन सा है? तो नगदग पेलजी खोरलो। और दोस्तों भूटान की अगर बात की जाए तो भूटान की कैपिटल क्या है? तो थिम्पू भूटान की कैपिटल है। और भूटान के जो
प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? तो वर्तमान में भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग। और भूटान की जो करेंसी है वो क्या है? तो निगुल ट्रम भूटान की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस सरकार कौन बनी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दुबई सरकार। संयुक्त अरब अमीरात के युवराज और दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने घोषणा की कि दुबई सरकार 100% कागज रहित होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है। यह लगभग 3 बिलियन दिरहम यानी 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 14 मिलियन मैन घंटे बचाएगा। डिजिटलीकरण ग्राहकों को सभी सरकारी सेवाएं प्रदान करेगा और कागज की खपत को 336 मिलियन से अधिक कागजों से कम करेगा। दुबई सरकार में सभी आंतरिक बाहरी लेन देन और प्रक्रियाएं अब 100% यानी पूरी तरह से डिजिटल तौर पर की जाएंगी और एक व्यापक डिजिटल सरकारी सेवा मंच इसका प्रबंधन करता है। अभी साधारण डिजिटल सेवाओं को नागरिक दुबई नाउ एप्लीकेशन के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो दुबई सरकार है ये दुनिया की कागज रहित होने वाली पहली सरकार बनी है, यानी यहाँ पर जो सारे काम है वो डिजिटली रूप में किए जाएंगे। और इससे क्या लाभ होगा? तो इससे लगभग 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर बचेंगे और इसके अलावा 14 मिलियन मैन घंटे बचेंगे और इसके साथ ही जो कागज की खपत है वो भी 336 मिलियन से अधिक कागजों को कम करेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अब दुबई सरकार जो है, यहाँ पर जो दुबई है वहां पर सारे काम आंतरिक हो, बाहरी लेन देन हो और जो भी प्रक्रियाएं वो पूरी तरह से डिजिटल के माध्यम से की जाएंगी, यानी वहां पर कागज रहित सारे काम किए जाएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है दुबई सरकार। अगला क्वेश्चन है, किसने दिल्ली पुलिस का लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राकेश अस्थाना ने। दिल्ली राज्य के पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने दिल्ली पुलिस का लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति लॉन्च किया। उन्नति मोबाइल एप्लीकेशन युवाओं को शिक्षित करने, समाज के कमजोर वर्गों से स्कूल छोड़ने वालों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में मदद हेतु लॉन्च किया गया। दिल्ली पुलिस हर साल 1.5 लाख से अधिक लोगों को अपराधों के लिए गिरफ्तार करती है और इस एप्लीकेशन के लॉन्च होने से पहली बार अपराधों में 10 से 15% की कमी आई है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो उन्नति प्लेटफॉर्म है ये क्या है? तो ये दिल्ली पुलिस का एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है और इस एप्लीकेशन के माध्यम से युवाओं को शिक्षित करने, समाज के कमजोर वर्गों से स्कूल छोड़ने वालों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। और ये किसने लॉन्च किया है? तो आपको ध्यान रखना है दिल्ली राज्य के पुलिस आयुक्त जो हैं राकेश अस्थाना, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये थे 18 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, किसे 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, असगर वजाहत। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह के लिए महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर निम्न में से कितने वर्ष रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।